हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इसमें हम बात करेंगे यूएस की हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। कोई कमेंट सेक्शन में मुझे पहले ही बता दे कि सॉफ्ट पावर आखिर होती क्या है। इसको डिफाइन करो। डिफाइन दो लाइनों में, दो लाइनों मतलब 15-20 वर्ड्स में एट मैक्स। ठीक है, 10 से 20 वर्ड्स वैसे। स्टार्ट करते हैं। इट वुड हाउएवर बी अ मिस्टेक टू सी यूएस हेजेमनी इन प्योरली मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टर्म्स विदाउट कंसिडरिंग द आइडियोलॉजिकल और द कल्चरल डायमेंशन ऑफ यूएस हेजेमनी। मेरे से आप पूछें, जो मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हेजेमनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई यूएस इम्पैक्ट है, तो वो कल्चरल आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है दोस्तों। बेस्ट कंट्री कौन सा है? 100 लोगों से पूछो, 90 लोग बोलेंगे यूएस। ठीक है, क्यों? गए भी नहीं, किस एंगल में ये भी नहीं पता बेस्ट का मतलब क्या है, लेकिन यूएस है ना। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ी बात है। दिस थर्ड सेंस ऑफ हेजेमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चर कंसेंट। आपसे हाँ करवा दी। ठीक है। Here, hegemony implies class ascendancy in the social, political, particularly ideological spheres. तो दोस्तों, बात ये है कि ये बोला जाता है कि यूएस हमसे 50 साल आगे है, 20 साल आगे है। वर्ड यूज किए जाते हैं दोस्तों। वहाँ की पॉलिटी जो है हमसे बहुत आगे है। राइट। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अलग ही लेवल का है, जबकि उनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जजमेंट दिया है कि स्टेट्स खुद डिसाइड कर सकती हैं कि उनको अबॉर्शन के क्या लॉज रखने हैं। राइट। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स आर अलाउड कि वो बोले कि अबॉर्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर रेप भी हो जाए, राइट, अगर कोई वुमेन चाहे भी, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, तब भी वो अबॉर्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है। तो वो किस एंगल से आगे है हमसे, भारत से? बताइए किस एंगल से आगे, राइट। लेकिन स्टिल माना जाता है सोशली, पॉलिटिकली, इवन आइडियोलॉजिकली उनकी सोच ही हमसे आगे है। ये लोग बोलते हैं, आपने काफी बार बोलते हुए सुना होगा। Hegemony arises when the dominant class or country can win the consent of dominated classes by persuading the dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant classes. तो डोमिनेंट और डोमिनेटेड। डोमिनेंट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, डोमिनेटेड मतलब बाकी अदर। या इसको दूसरे एंगल से देखो, डोमिनेंट वो है जो अपनी चलाना चाह रहा है, बाकी सब जो है वो डोमिनेटेड है। ठीक है, तो वर्ड अलग अलग है, डोमिनेंट और डोमिनेटेड। डोमिनेटेड मतलब नीचे जो दबा हुआ है, डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। हेजेमनी अराइजेस व्हेन द डोमिनेंट क्लास और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लासेस by persuading the dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant classes। तो वो जो सोचते हैं दोस्तों, वैसे दुनिया चल रही है। सैटरडे संडे को छुट्टी होनी चाहिए, पूरी दुनिया मानती है। इवन गल्फ फ्राइडे को नमाज होती है, वहां पे भी उन्होंने वो भी छोड़ दिया। ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसने भी बोला कि सैटरडे संडे करेंगे भाई हम भी छुट्टी, है ना। तो देखो, जबकि भारत में ट्यूसडे, या अगर देखो तो फ्राइडे, है ना। अगर किसी और रिलीजन वाइज से अगर देखा जाए तो ट्यूसडे हिंदू हो गए और फ्राइडे मुस्लिम्स हो गए, अगर भारत का देखा जाए। लेकिन नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे को चर्च जाना होता है, राइट। जबकि वो तो है नहीं है भारत में। तो सोचिए इसके बारे में। नाइट वर्किंग आवर्स आपके ये होने चाहिए, इस तरीके से वर्क करना चाहिए। ये छोड़ो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनी है ना, भारत में भी वो सब लोग जो उसी टाइम फॉलो करते हैं जिस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स का सवेरा होता है, जबकि वो 9.5 घंटे हमसे पीछे है। न्यूयॉर्क अगर देखा जाए, ठीक है, तो दोपहर के टाइम में वो जगते हैं, रात के टाइम में वो, जब भारत का रात हो जाती है तो उनकी इवनिंग हो जाती है। तो काफी लोग ये वर्किंग आवर्स फॉलो करते हैं कि दोपहर को स्टार्ट करते हैं, 2 से 10, ठीक है, 2 से 11, 2 से 10 ऐसे फॉलो करते हैं। आपने देखे होंगे अपने फ्रेंड्स, है ना, कॉल सेंटर, बीपीओ में। और इवन दोस्तों आईटी सेक्टर में भी काफी कंपनीज, इवन ये गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, बड़े बड़े बैंक जिनके ऑफिस इंडिया में है, वो ये वाले वर्किंग आवर्स फॉलो करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? अर्ली मॉर्निंग उठ के इंडिया वाला कॉल ले रहा है 5 बजे। जब इंडिया वाले का सही टाइम होता है, तब यूएसए वाले नहीं जागेंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन इंडिया वाले जाग जाएंगे। तो ये देखो, तो मतलब उनकी तरीके से हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। अडेप्टेड टू द Adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and less powers। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आइडियो रिसोर्सेज लगा दी। देखो, लोग तो ये बोलते हैं कि अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई काम करा है तो सही करा होगा, कहीं पे हमला करा है तो सही करा होगा, इराक पे हमला करा है सही करा, अफगानिस्तान पे करा सही करा, लिबिया पे करा सही करा, उन्होंने बदमाशी ही करी होगी। नॉर्थ कोरिया यूएसए की लड़ाई हो रही है, यूएसए के फेवर में है। यूएसए की सारी मूवीज उनके फेवर में दिखाती हैं। यूएस के इवन
चैनल CNN है ना, बड़ा उनका फेवर करते हैं। तो यही बात लिखी है यहाँ पे, अडेप्टेड टू द फील्ड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिस नोशन ऑफ हेजेमनी सजेस्ट दैट द डोमिनेंट पावर डिप्लॉयज नॉट ओनली मिलिट्री पावर, सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं डिप्लॉय की जा रही, बट आल्सो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज टू शेप द बिहेवियर ऑफ कंपीटिंग इन लेसर पावर्स। तो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी लगा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द बिहेवियर ऑफ द वीकर कंपनी कंट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड इन वेज that favors the interest of the most powerful country, in particular its desire to remain preeminent। तो जो बिहेवियर होता है लेसर कंट्रीज का, वो उस तरीके से रीडायरेक्टेड किया जाता है जिस तरीके से बड़ा कंट्री चाहता हो, राइट। कंसेंट इन अदर वर्ड्स गोज हैंड इन हैंड एंड इज ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोअर्जन। तो कंसेंट है, हाँ, है ना, दबा रखा है पहले ही सोच, मतलब सोच ही वही है दोस्तों, राइट। क्या चीजें हमें करनी चाहिए जो यूएस कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो क्या यूएस में सक्सेसफुल है? हाँ जी है, तो इंडिया में भी होगी। MBA यूएस में सक्सेसफुल है? हाँ जी, तो इंडिया में भी होगा, है ना। तो ये, तो कंसेंट गोज हैंड इन हैंड विद एंड इज मोर ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोर्जन, ठीक है। यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है इस बच्चे का। इफ आई हैड ऑप्टेड फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स आई वुड हैव टू सिट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स टू मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज। That would mean competing with so many others who wish to become doctors or engineers so as to go to the US। मुझे तो पर्सनली ये स्टेटमेंट पसंद ही नहीं आया, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, नहीं बैठते? यूपीएससी, स्टेट PCS या उनके ही अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए। उसके बाद आर्ट्स के और बाकी कॉमर्स के बच्चे भी तो यूएस जाना चाहते हैं, और सारे साइंस के बच्चे यूएस नहीं जाना चाहते। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी खासी सैलरीज है इंडिया में। तो मुझे तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही पसंद नहीं आया, ठीक है। थोड़ा ये खुद ही बायस्ड स्टेटमेंट है, खुद ही ये बेचारे दबे हुए हैं। तो ठीक है, तो ये यही सोचते हैं कि साइंस वाले जाएंगे, है ना, बाकी लोग नहीं कर सकते। एमबीए के आर्ट्स वाला एमबीए नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं कहाँ की सोच है। तो अ, अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स साइंस स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं। द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएस इन द वर्ल्ड टुडे is based not only on its military power and economic prowess but also on its current cultural presence। तो आज जो वो यूएस आ गई है, वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर की वजह से तो है ही, साथ साथ में अपनी कल्चरल प्रेजेंस की वजह से भी काफी आगे है। वहाँ का कल्चर बेस्ट माना जाता है। Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of the good life and personal success, most of the dreams of individuals and societies across the globe are dreams churned out by practices prevailing in 20th century America। तो लाइफ का मीनिंग क्या है? सक्सेस क्या होती है? लोग बोलते हैं सक्सेस है कि मेरी रैंक बना जाए, सक्सेस है मैं पैसा कमा लूं खूब सारा, सक्सेस है मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, ठीक है। सारी वही डेफिनेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। अब बताओ, कोई आदमी बोले कि सक्सेस का मतलब है कि हैप्पी रहना, ये तो कोई बात ही नहीं करता। कोई आदमी कम कमा रहा है लेकिन ज्यादा हैप्पी है, वो सक्सेसफुल नहीं है, राइट। किसी की अच्छी फैमिली है, खुश है उनके साथ, वो सक्सेस नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर, सक्सेस का मतलब कि पैसा कमा रहा हूँ, खूब आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, रैंक बन आ रही है, ऊपर रह रहा हूँ, बेस्ट, अच्छा बोनस मिल रहा है, सैलरी अच्छी हाइक हो रही है, यही बेस्ट है, अच्छी डिग्री मिल रही है, यही बेस्ट है, यही सक्सेस है। तो सारी डेफिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स के 20th सेंचुरी में जो आई है, वही ड्रीम्स हैं सबके। आप अपने ड्रीम पूछो, वो कहाँ से आ गए वो ड्रीम, राइट। पेरेंट्स के साथ रहना, ये कोई ड्रीम ही नहीं। पेरेंट्स के लिए खुश रखना, है ना, कोई ड्रीम ही नहीं है। अमेरिका इज द मोस्ट सिडक्टिव एंड इन दिस सेंस द मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ। तो जैसे सेड्यूस कर देते हैं ना लोगों को, अमेरिका ने सेड्यूस कर दिया है, ठीक है, कि हम हमारा कल्चर बेस्ट है, वही फॉलो करो, और लोग भी फॉलो करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉफ्ट पावर काफी डोमिनेटिंग होती है, इसको हार्ड पावर से काफी आगे होती है, स्ट्रक्चरल पावर से काफी आगे होती है। आप इकोनॉमी में आगे निकल सकते हो, आप मिलिट्री में आगे निकल सकते हो, लेकिन क्या सॉफ्ट पावर में कब आगे निकलोगे? ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट, है ना, फिल्म फेयर अवार्ड को तो कोई बोलता ही नहीं। चाइना के अवार्ड मुझे भी तो मिलते हैं, कोई बात ही नहीं करता, मुझे तो पता ही नहीं चाइना के अवार्ड के नाम क्या होते हैं, राइट। बेस्ट मूवीज कौन की? यूएस की। लेकिन साथ साथ जब मैं ये दोस्तों बोल रहा हूँ, तो ये भी याद रखो कि यूएस की मूवीज बेस्ट होती भी है, ठीक है। हाँ, काफी कंट्रीज की और भी अच्छी है, लेकिन यूएस का एक इन चीजों में अच्छी भी चीजें हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस पे वर्क करा है, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लेना। लेकिन हो क्या गया है ना, सब कुछ ही ऐसा हो गया है कि हाँ ये यूएस मूवी है तो अच्छी है। मतलब मेरे दोस्त जैसे कहते थे कि 10 में से 8 यूएस मूवी देखो, 10 मूवी देखो यूएस की, 10 मूवी देखो इंडिया की, तो यूएस की 8 तो अच्छी होगी, इंडिया की एक अच्छी होगी। वैसे बात भी सही है ना, बात भी सही है, कोई गलत नहीं है।
क्योंकि यूएस वालों ने इस पे वर्क करा है। लेकिन इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि कुछ लोग बॉलीवुड मूवीज ही देखना बंद कर देते हैं, बोलते हैं बॉलीवुड, आई डोंट वॉच बॉलीवुड। कुछ लोग देखा है आपने कि मैं बॉलीवुड नहीं देखता। वैसे अभी बॉलीवुड काफी सुधर गया है, अब तो लोग ऐसा बोल नहीं रहे, लेकिन पहले काफी बोला करते थे कि बॉलीवुड मैं देखता नहीं, मैं हॉलीवुड ही देखता हूँ। भाई क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सॉफ्ट पावर, है ना, द एबिलिटी टू परसुएड रेदर देन कोर्स। डंडा मारने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही आप मोटिवेटेड हो, है ना। बेस्ट स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट यूएस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओवर टाइम we get so used to hegemony that we hardly notice it any any more than we notice the rivers, birds and trees around us, ठीक है। हम इसको नोटिस ही नहीं करते, हेजेमनी ऐसे हो जाती है, इसको रियलाइज ही नहीं होता हमें, है ना। यू couldn't have forgotten एंड्री एंड his cool pair of blue jeans। शुरू में याद होगा चर्च में जो हेनरी जा रहा था, जिसकी मदर नाराज थी। when his parents were youngsters in the के पेरेंट्स एंड्री के सोवियत यूनियन में थे, यूनियन, ब्लू जीन्स वर द अल्टीमेट सिंबल ऑफ लिबरेशन फॉर देयर जनरेशन। तो जब तो ब्लू जीन्स एक सिंबल थी लिबरेशन की। यंग मैन एंड वुमेन ऑफन स्पेंट ओवर अ ईयर सैलरी टू बाय अ ब्लू जीन्स फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट ऑन द ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट में दोस्तों सेल होती थी ये ब्लू जीन्स सोवियत यूनियन में। Somehow, for an entire Soviet generation, blue jeans came to represent aspirations of the good life that were not available in their own country। तो ब्लू जीन्स से रिप्रेजेंट हो गया था दोस्तों सोवियत यूनियन में, ये भी एक स्पेशल बात है कि आप फ्रीडम हो, आपकी लाइफ अच्छी है, गुड लाइफ है। तो इससे पता चलता है यूएसएसआर में कितनी नेगेटिविटी थी, इसलिए यूएसए काफी आगे था कि ब्लू जीन्स लेना मुश्किल था। सोवियत यूनियन में सरकारें अपनी अपने हिसाब से चलाती थी, तो फॉरेन टूरिस्ट से लिया करते थे ब्लैक में सोवियत यूनियन के लोग ब्लू जीन्स पहनना। तो इसीलिए एंड्री में आदत आई है। During the Cold War, the US found it difficult to score victories against the Soviet Union in the realm of hard power। तो हमने देखा है दोस्तों कि कोल्ड वॉर में आप बिल्कुल नहीं कह सकते मिलिट्री वाइज कि यूएस यूएसएसआर से आगे था, बिल्कुल नहीं कह सकते। यूएसएसआर ने अच्छी टक्कर दी, कहीं कहीं तो ऊपर ही था, बल्कि ऊपर भी कह सकते हो, है ना। इट वॉज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर दैट यूएस स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज। लेकिन दोस्तों यूएस ने स्ट्रक्चरल और सॉफ्ट पावर में इतना आगे निकल गया ना, इतना आगे निकल गया कि कोई कंपैरिजन ही नहीं यूएसएसआर से, ठीक है। तो ओवरऑल यूएसए इवन कोल्ड वॉर में भी काफी आगे था यूएसएसआर से। Although the Soviet centrally planned economy provided an alternate model of internal economic organization, the world economy throughout the Cold War years remained a world capitalist economy। भारत ने भी अपना सोशलिज्म, लेकिन कैपिटलिज्म की भी चीजें फॉलो करता रहा। और अल्टीमेटली 91-92 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ा, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, राइट। क्यों क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूएस का मॉडल बेटर था, राइट, बेटर है। बट इट वॉज इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर दैट द यूएस वॉज अल्टीमेटली ट्रम्पेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि सोवियत यूनियन की जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी ना, मतलब इसका मतलब ये है कि सब कुछ सरकार प्लान करती थी। जैसे प्लानिंग कमीशन भारत में होती थी ना, ये सब कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से ही भारत ने उठाए हैं कि हम 5 साल की प्लानिंग करेंगे, 10 साल की प्लानिंग करेंगे। सेंट्रली प्लान मतलब सब कुछ सरकार ही प्लान करेगी। प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये प्लान इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से आया है। यूएसए की क्या पॉलिसी थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पैसा कमाओ, प्राइवेट सेक्टर, आजादी हो, लिबरलाइजेशन, ओपन ट्रेड, ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा, है ना। ग्लोबलाइजेशन, ओपन ट्रेड रखो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें क्या लिखा है कि हाँ मिलिट्री वाइज आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर टाइम में यूएस और यूएसएसआर बराबर थे। आप मे बी ये भी कह सकते हो कि सोवियत ने कुछ तो प्रोवाइड करा, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने का, है ना। कुछ तो प्रोवाइड करा, हाँ वो सक्सेसफुल नहीं था, याद रखो दोस्तों। 1950 1960 तक कह भी सकते हो कि कुछ वो सक्सेसफुल था, लेकिन 1970 80 90 इसमें तो पूरी असलियत खुल गई थी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, जो यूएसएसआर फॉलो करता था। इवन चाइना ने भी ये फॉलो करना बंद कर दिया था। तीसरा एंगल सॉफ्ट पावर में तो यूएस बहुत ही ज्यादा आगे था, एज द एग्जांपल ऑफ ब्लू जीन्स इन द सो। ये छोड़ो, आप पूरी दुनिया में हर जगह हर कोई पढ़ने के लिए यूएस से जाना चाहता था, यूएसएसआर कौन पढ़ने जाना चाहता था? बल्कि भारत में तो ऐसा था जिनको फर्जी मेडिकल डिग्री चाहिए वो चले जाओ ये रशिया वगैरह, है ना।
जिनका एडमिशन वगैरह अच्छे से नहीं होता था, वहां से लाते थे। और साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तो ये बैन कर रखा था कि हम रशिया की डिग्री नहीं मानते। ठीक है, रशिया की हम डिग्री नहीं मानते। अभी पता नहीं कितना वैलिड हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में तो डिग्री नहीं मानते थे, क्योंकि वो 2-3 साल 4 साल में ही करके वहां से आ जाते थे। तो ये देखो कुछ कुछ फोटोज दे रखी हैं मस्ती वाली। ये देखो यूएस के बैटमैन, सारे हीरोज आपके, बैटमैन, सुपरमैन, है ना। और मुझे बताओ, मैं तो ज्यादा इतना फॉलो नहीं करता, है ना। बैटमैन 2 मेरा काफी फेवरेट है वो अलग बात है। लेकिन जितने सुपर हीरोज हैं सब कहाँ के, यूएसए के, राइट। पेप्सी कहाँ की है, बताओ भाई। उसके बाद कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन, ये रहा भैया आपका, है ना। इंडिया में भी है मैकडोनल्ड्स, है ना। That is strange. I never think of the US when buying jeans for myself. How can I still be victim of US hegemony? आंसर दो दोस्तों कि ये औरत सुन के हैरान हो गई। That is strange. I never think of the US when buying jeans for myself. बट दोस्तों अगर आप देखो तो भारत की जो ड्रेसेस थी, ट्रेडिशन कल्चर था, वो तो रह नहीं गया, यूएसए का ही रह गया है। तो इस सेंस में आप कह सकते हो कि यूएस ने अच्छा कब्जा करा है। लेकिन आप ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जीन्स पहनना आसान होता है, राइट। वरना ये जैसे वुमेन की पर्सपेक्टिव में याद रखा है, तो इंडिया में अगर अपने क्लोथ्स, सलवार कमीज दुपट्टा ये सब पहन रहे हैं या साड़ी पहन रहे हैं, ये सब तो पहनना बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार। कौन पहन के ऑफिस जाएगा, कौन पहन के ये आई मीन कहीं जाएगा। अब इसमें तो बहुत टाइम लगता है, राइट। यू कैन आस्क एनी वुमेन, या यू कैन आस्क एनी मैन कि भैया आपको कंफर्टेबल किसमें लगता है, राइट। धोती पहन के जाओगे। तो कुछ पॉइंट्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये यूएसए ने ना ये आजादी वाला जो है बेसिक ह्यूमन राइट, उस पर अच्छा वर्क करा है कि इंडिविजुअल की आजादी, है ना। यूएसए इस पे फोकस करता है। तो इवन जीन्स क्या, शॉर्ट्स भी पहन के जाओ, यूएस कल्चर, है ना। फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आपको जो करना है। साथ साथ में ये भी याद रखो दोस्तों कि यूएस की में ये नहीं है कि वहाँ की ग्लोबल बैंक्स वगैरह जो कंपनीज हैं वहाँ पे सूट पहन के जाते हैं दो लोग, कोट वगैरह में आपने मूवीज में देखा होगा, है ना। तो ये भी याद रखना कि सूट भी पहनते हैं लोग, कोट पैंट वगैरह, वेल ड्रेस्ड, है ना। लेकिन अगेन वो भी यूएस से ही चीजें आई हुई हैं। तो तो हम मतलब पॉइंट ये है दोस्तों, इन दी एंड ये कहने का मतलब है कि यूएस ने जो चीजें स्टार्ट करी हम वो फॉलो कर ही रहे हैं, वही कल्चर है हमारा, है ना, राइट। अधिकार, ऑल दीज इमेजेस आर फ्रॉम जकार्ता इन इंडोनेशिया। तो ये सब जकार्ता की हैं दोस्तों, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ यूएस हेजेमनी इन ईच ऑफ दीज फोटोग्राफ्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इवन पीछे जो ड्रेसेस टंगी है वो भी सब यूएसए की दोस्तों। कैन यू आइडेंटिफाई सिमिलर एलिमेंट्स ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल टू होम। तो आप जब बाहर जाओ, आप थोड़ा चेक करना कि भैया कौन कौन सी जगह पे यूएस का इम्पैक्ट है। मैंने डॉलर्स का आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, है ना। डॉलर्स की एक्सेप्टेबिलिटी, दो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर आता है। ये सॉफ्ट पावर है दोस्तों। आप आसपास ऑब्जर्व करना कि यूएसए का और कहाँ का इम्पैक्ट है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। Union clearly shows the US was able to engineer a generational divide in Soviet society on the basis of cultural product। तो इवन सोवियत की सोसाइटी में भी ये यूएस से घुस गया और प्रूफ कर दिया कि यूएस की जो पॉलिसी है, यूएस का जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ही अलग है। क्योंकि वहाँ के लोग तो बोल रहे थे ब्लू जीन्स इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड लाइफ। यूएसए में तो सभी ब्लू जीन्स ले सकते थे, यूएसए साहब में वो भी लेना मुश्किल